19 अप्रैल 1993 की सुबह 2:15 पर संजय दत्त मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते हैं। तभी सैकड़ों पुलिस वालों ने संजय को घेर लिया। पुलिस अधिकारी सुरेश वाली शेट्टी ने संजय का कॉलर पकड़ा और साथ चलने के लिए कहा। शाम होते होते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार ने मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया कि संजय दत्त को अरेस्ट कर लिया गया है। संजय पर टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि टाडा एक्ट लगाया जाता है, वो भी ऐसे वैसे आरोप में नहीं बल्कि मुंबई हमलों के साजिश में शामिल होने के आरोप में। मुंबई पुलिस के तत्कालीन जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एमएन सिंह और राकेश मारिया ने संजय से पूछताछ की, लेकिन संजय ज्यादा देर तक इनके सवालों को सहन नहीं कर सके और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। 12 मार्च 1993 के दिन मुंबई में एक के बाद एक बड़े बम धमाके होते हैं। इन धमाकों में 257 लोगों की जान चली जाती है और 713 लोग घायल होते हैं। इस हमले की साजिश रची थी दाऊद इब्राहिम ने, जिसके पीछे बड़ा कारण था बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना और उसके बाद हुए दंगे। मुंबई बम धमाकों की जांच के दौरान ही मुंबई पुलिस को पता चला कि बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा, हनीफ कड़ावाला और इब्राहिम मूसा चौहान, ये तीनों भी दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के साथ लगातार कांटेक्ट में बने हुए थे। 11 अप्रैल 1993 के दिन मुंबई पुलिस के डिप्टी कमिश्नर राकेश मारिया ने इब्राहिम मूसा चौहान उर्फ बाबा चौहान से पूछताछ की। इस पूछताछ में बाबा चौहान ने बताया कि अनीस इब्राहिम ने मुझे और अब्बू सलीम को कुछ गिटार और टेनिस बॉल संजू बाबा के घर पहुंचाने को कहा था। राकेश मारिया इन कोड वर्ड्स को समझ नहीं सके। उन्होंने पूछा, गिटार और टेनिस बॉल्स का क्या मतलब है? बाबा चौहान ने जवाब दिया, साहब, गिटार मतलब AK-56 राइफल और टेनिस बॉल मतलब हैंड ग्रेनेड। जब राकेश मारिया ने पूछा कि ये संजू बाबा कौन है, तो बाबा चौहान बोला, फिल्म स्टार संजय दत्त। सभी बड़े अखबारों ने संजय के नाम की हेडलाइन के साथ बड़े बड़े आर्टिकल्स छाप दिए। इस समय संजय दत्त मॉरिशस में थे और अपनी फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे थे। संजय दत्त ने मुंबई पुलिस कमिश्नर अमरजीत सिंह सामरा के पास फोन किया और कहा, सर, मैंने सुना है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं बम धमाकों में शामिल हूँ। इस पर अमरजीत सिंह सामरा ने कहा कि हनीम और समीर ने आपका नाम लिया है। इस पर संजय बोले, आप चाहे तो मैं मेरी शूटिंग कैंसिल करके तुरंत आ सकता हूँ। पुलिस कमिश्नर सामरा संजय के पिता सुनील दत्त को अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने संजय से कहा, बेटा, कोई जल्दी नहीं है, पहले अपना काम खत्म करो और जब तुम्हारा शेड्यूल हो तब वापस आना। लेकिन 6 दिन बाद जब संजय मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो संजय को अरेस्ट कर लिया जाता है। 26 अप्रैल 1993 के दिन टाडा कानून के तहत संजय का कबूलनामा दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस के डीसीपी कृष्णलाल विश्नोई के सामने
अपने कबूलनामे में संजय ने कहा, मेरे पास 3 लाइसेंसी हथियार थे, एक 270 राइफल, एक 375 मैग्नम डबल बैरल राइफल और एक 12 बोर डबल बैरल गन। मुझे शिकार का शौक था, इसलिए ये हथियार रखे थे। अक्सर मैं अपने दोस्त यूसुफ नुलवाला के साथ शिकार पर भी जाता था। जब मैं फिल्म यलगार की शूटिंग के लिए दुबई गया हुआ था, तब फिरोज खान ने मेरी मुलाकात दाऊद इब्राहिम और उसके भाई अनीस से करवाई। इसके बाद अनीस अक्सर हमसे मिलने के लिए आने लगा। मैं हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा को पहले से जानता था। उन्होंने मुझे अपनी फिल्म सनम में साइन किया था। शूटिंग के तारीखों के सिलसिले में वो लोग अक्सर मेरे घर आते रहते थे। हनीफ ने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो वो मेरे लिए एक ऑटोमेटिक हथियार मंगा सकते हैं। शुरू में मैंने टाल दिया, लेकिन बार बार कहने पर आखिरकार मैं मान गया। 1993 की एक रात करीब 9 बजे समीर और हनीफ मेरे घर आते हैं। उनके साथ और एक शख्स था, अब्बू सलीम। उन्होंने कहा कि कल सुबह हथियार लेकर आएंगे। अगले दिन सुबह वो तीनों मेरे घर आए और एक वैन में हथियार लेकर पहुंचे। उस वैन में 3 AK-56 राइफल थी, जिन्हें देखकर मैं घबरा गया और उन्होंने उन राइफलों को मुझे पकड़ा दिया। उनके साथ करीब 250 राउंड गोलियां भी थी। मैंने कहा, मुझे सिर्फ एक हथियार चाहिए। राइफलों और कारतूसों को मैंने अपनी फिएट कार की डिक्की में रखा है। उसी रात कार से निकालकर घर के अंदर रख दिया। लेकिन मैं इतना डर गया था कि 2 दिन बाद ही मैंने हनीफ को कहा कि हथियार वापस ले जाओ। फिर 2 दिन बाद वो लोग 2 राइफल और कुछ गोलियां वापस ले गए। लेकिन मैंने एक AK-56 राइफल और कुछ गोलियां सितंबर 1992 में शूटिंग के दौरान दाऊद गैंग का एक आदमी मेरे पास आया। उसने मुझे 9mm की पिस्तौल दिखाई, जो मुझे बहुत पसंद आ गई। इसे भी मैंने 40,000 रुपए नगद देकर खरीद लिया। फिर 2 अप्रैल 1993 को मैं मॉरिशस चला गया आतिश फिल्म की शूटिंग के लिए। यहाँ मुझे खबर मिली कि समीर और हनीफ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सुनकर मैं डर गया। मुझे लगा उन्होंने अगर मेरा नाम लिया तो मैं फंस जाऊंगा। मैंने यूसुफ हुनलवाला को फोन लगाया और कहा कि घर की दूसरी मंजिल में जो काला बैग में जो रखा है उसे तुरंत उठाकर पूरी तरह से नष्ट कर दो, वरना मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अखबारों में छप गया कि मेरे पास AK-56 राइफलें है। तो मेरे पिता सुनील दत्त ने मुझे पूछा, क्या ये सच है? तो मैंने मना कर दिया। लेकिन मेरे अंदर बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि मैंने तय कर लिया कि मैं मुंबई वापस जाऊंगा। मेरे पिता ने मेरे फ्लाइट की डिटेल्स पुलिस तक पहुंचा दी और जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मैंने सब कुछ कबूल कर लिया है। अवैध हथियार रखने के संजय के कबूलनामे ने
पूरे देश और फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। संजय के पिता सुनील दत्त टूट चुके थे, लेकिन संजू उनका लाडला था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन सुनील दत्त को फिल्म इंडस्ट्री से कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। संजय को सबसे बड़ा झटका लगा माधुरी दीक्षित से। संजय जेल से ही उन्हें फोन करते रहे, लेकिन माधुरी ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। She gave me an interview saying I'm not involved with Sanjay Dutt. I am not in love with Sanjay Dutt. उन्होंने मीडिया से साफ कह दिया कि उनका संजय से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने संजय से कहा कि वो न संजय से प्यार करती है और न उनसे शादी करने वाली है। यह बताना जरूरी है कि संजय के शुरुआती जीवन, उनके गर्लफ्रेंड्स, उनकी फिल्म इंडस्ट्री में जो सक्सेस थी, उसे लेकर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। ये संजय दत्त पर दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड को आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। संजय के गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनकी घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। 5 मई 1993 को संजय को हाई कोर्ट से बेल मिल जाती है। संजय ने वापस काम करना शुरू कर दिया। उनके रुके हुए फिल्में गुमराह और साहिबान रिलीज होती है और हिट रहती है। एक बार फिर संजय टॉप पर थे। इसी समय संजय का नाम मॉडल रिया पिल्लई के साथ जुड़ने लगा, लेकिन कानूनी मुसीबतें खत्म नहीं हो रही थी। केस चल रहा था और पत्नी ऋचा शर्मा से तलाक और बेटी की कस्टडी का मामला भी अभी तक उलझा हुआ था। तभी 4 जुलाई 1994 को जज JN पटेल ने संजय की जमानत रद्द कर दी। इस बार संजय को थाने जेल की अंडा सेल में रखा गया, जो हाई सिक्योरिटी कैदियों के लिए होती है। ये एक छोटी अंधेरी कोठरी थी जहां पर रोशनी भी नहीं आती थी। इस जेल में संजय बुरी तरह से टूट जाते हैं। जेल में संजय अकेलेपन से जूझ रहे थे। एक बार संजय ने फ्रस्ट्रेट होकर अपना सर दीवार पर दे मारा। संजय को कई टाके आते हैं। इसके बाद उन्हें प्यारा सिंह नाम के एक कैदी के साथ रखा जाता है, जिससे बाद में संजय की दोस्ती हो जाती है। इधर सुनील दत्त अपने बेटे को बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। उनकी खुद की पार्टी कांग्रेस ने उन्हें कोई मदद नहीं दी। अंत में सुनील दत्त के विरोधी पक्ष के नेता बाल ठाकरे ने दत्त परिवार की मदद की। बाल ठाकरे ने पब्लिकली कहा कि उन्हें नहीं लगता कि दत्त परिवार का कोई भी सदस्य देशद्रोही हो सकता है। संजय दत्त को आप राष्ट्रभक्त मानते हैं? The whole family, the Nargis, the Mr. Sunil Dutt और ये सब लड़के लड़कियां
माना जाता है कि बाल ठाकरे ने संजय को लेकर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से भी बात की थी। आखिरकार 16 अक्टूबर 1995 को संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाती है। अगले दिन अखबारों में ठाकरे के साथ गले मिलते हुए संजय की तस्वीरें छापी जाती है। जेल से छूटने के बाद संजय को एक और बड़ा झटका लगता है। कैंसर से लड़ रही उनकी पत्नी ऋचा शर्मा की हालत बिगड़ती जा रही थी। दिसंबर 1996 को न्यूयॉर्क में ऋचा शर्मा का निधन हो जाता है। हालांकि संजय और ऋचा के बीच तलाक और बेटी त्रिशाला की कस्टडी को लेकर कड़वाहट चल रही थी, लेकिन ऋचा की मौत ने संजय को अंदर से तोड़ दिया। अब संजय अपनी बेटी त्रिशाला को खोना नहीं चाहते। पहले ही वे अपनी माँ और पत्नी को खो चुके थे। आखिरकार कोर्ट ने संजय को अपनी बेटी त्रिशाला की कस्टडी दे दी। त्रिशाला न्यूयॉर्क में ही पली बढ़ी थी और उन्हें वहां से हटाना ठीक नहीं होगा, ये सोचकर संजय ने उसे अपने ससुराल के पास ही रहने दिया। इससे धीरे धीरे दोनों परिवारों के रिश्ते सुधरने लगते हैं। इस पूरे समय में संजय की गर्लफ्रेंड रिया पिल्लई चट्टान की तरह संजय के परिवार के साथ खड़ी रही। 1998 में वैलेंटाइन डे के दिन संजय ने अचानक रिया से शादी कर ली। ये शादी एक मंदिर में हुई थी। संजय ने दोबारा से काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। साल 1999 में आई महेश मांजरेकर की फिल्म वास्तव संजय के करियर की सबसे अच्छी फिल्मों में से एक मानी जाती है। ये देख रही है, ये देख असली असली 50 तोला कितना 50 तोला। जिसके लिए संजय को बेस्ट एक्टर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वही रिया पिल्लई का नाम टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पीस के साथ जुड़ने लगा था। आगे संजय और रिया ने साल 2008 में जाकर तलाक लिया, लेकिन वो अलग पहले से ही हो चुके थे। साल 2003 में संजय की फिल्म मुन्ना भाई MBBS आती है। ये फिल्म इतनी ज्यादा सुपरहिट रहती है कि संजय की एक प्यारे भाई की इमेज बन जाती है। अब उनको बोलने का काम के लिए अभी मैं पढ़ाई करूं या तेरा काम देखूं यार। सुन, ये बॉडी के अंदर इतना सामान फिट किए लाए याद भी नहीं रहता। तेरे को मालूम है 206 टाइप का सिर्फ हड्डी है। अहिला तोड़ने के टाइम अपन लोग सोचते थे कभी बोलना मेरे। जादू की छप्पी और टेंशन नहीं लेने का जैसे फिल्म के डायलॉग्स मशहूर हो जाते हैं। इस फिल्म ने संजय के प्रति जनता के बीच एक सॉफ्ट एंड पॉजिटिव इमेज क्रिएट की। संजय की जिंदगी में एक बार फिर सब ठीक होने लगा था। साल 2005 में दत्त परिवार अपने नए घर इंपीरियल हाइट्स में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा था। तभी 25 मई 2005 को सुनील दत्त को दिल का दौरा पड़ जाता है और नींद में ही उनकी डेथ
हो जाती है। माँ के मौत के बाद अब पिता की मौत ने संजय को बड़ा सदमा दे दिया। इन्हीं दिनों संजय की जिंदगी में मान्यता, जिनका असली नाम पिलनवाज शेख था, वो आती है। मान्यता ने संजय की जिंदगी को संभाला और उनके फाइनेंस और करियर को मैनेज किया और बुरे दोस्तों से संजय को दूर किया। साल 2006 में राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई MBBS की सीक्वल लगे रहो मुन्ना भाई लेकर आते हैं। ये फिल्म भी संजय के इमेज के लिए बड़ी ही अच्छी साबित होती है। इससे पब्लिक ओपिनियन संजय की तरफ आने लगे। कौन सी लड़की इतने सारे पब्लिक के सामने सच बोलने की डेयरिंग करेगी अंकल? हाँ, अभी वो 11:55 को पैदा हुई, तो इसमें इसका क्या मिस्टेक है अंकल? अरे कॉमन सेंस है यार, इसमें तारों सितारों को काहे को इन्वॉल्व कर रहे हैं? तो महाशय आप क्या चाहते हैं? इधर संजय के ऊपर चल रहे ताड़ा केस के फैसले का दिन भी आ जाता है। जिस केस में संजय अभी तक जमानत में बाहर थे, PD कोडे ने आगे कहा कि संजय के कबूलनामे और दूसरे सबूतों को देखते हुए ये माना जाता है कि हथियार उसने अपनी सुरक्षा के लिए रखे थे, इसलिए ताड़ा की धारा 5 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कुल मिलाकर कोर्ट ने संजय को इलीगल हथियार रखने का दोषी तो माना, लेकिन मुंबई बम धमाकों की साजिश में शामिल होना नहीं माना। अंततः 31 जुलाई 2007 के दिन ताड़ा कोर्ट ने संजय को इलीगल हथियार रखने के कारण 6 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई। संजय को गिरफ्तार करके मुंबई की अर्थार रोड जेल भेज दिया जाता है। जेल में रहते हुए संजय ने उनके सजा के खिलाफ आगे की कोर्ट में अपील दायर कर दी। 27 नवंबर 2007 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने संजय को जमानत दे दी और संजय दोबारा से फिल्मों के काम में लग जाते हैं। 7 फरवरी 2008 के दिन संजय ने गोवा में मान्यता से शादी कर ली। संजय की डबल धमाल सन ऑफ सरदार जैसी फिल्में आती है जो हिट रहती है। साल 2012 में संजय की अग्निपथ फिल्म आती है, जिसमें संजय ने विलन कांचा चीना का रोल किया। संजय दोबारा से बॉलीवुड में अपना पैर जमा रहे थे कि तभी 21 मार्च 2013 के दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, जिसमें संजय ने अपने सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी संजय को अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी पाया, लेकिन उनकी सजा को 6 साल से छोटा करके 5 साल कर दिया।
16 मई 2013 के दिन संजय ने मुंबई पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। यहाँ से उन्हें पुणे के याड़ा वाड़ा सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। यहाँ संजय दत्त कैदी नंबर 16,656 बनते हैं। संजय हर रोज सुबह 5:30 बजे उठकर पूजा करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद उन्हें जो काम दिया जाता है उसे करते। यहाँ उन्होंने ज्यादातर वेद बनाने का काम किया या कागज के थैलियाँ बनाने का काम किया। जेल प्रशासन ने संजय को अपनी रेडियो स्टेशन का मेन आरजे बना दिया और आखिरकार फरवरी 2016 में उन्हें रिहा कर दिया जाता है। 25 फरवरी 2016 की सुबह डार्क ब्लू शर्ट और जीन्स पहनकर संजय यरवदा सेंट्रल जेल से बाहर आते है। उनकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी और माथे पर तिलक था। आगे बढ़ने से पहले उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। जेल पर लहरा रहे तिरंगे को सलामी दी और जमीन को चूमा। यरवदा जेल के बाहर राजकुमार हिरानी, लेखक अभिजीत जोशी और संजय की पत्नी मान्यता अपने जुड़वा बच्चों के साथ संजय का इंतजार कर रहे थे। घर पर उनकी बहन प्रिया दत्त उनका इंतजार कर रही थी, जो बहुत इमोशनल थी। साल 2018 में संजय के दोस्त राजकुमार हिरानी ने संजय के ऊपर एक बायोपिक फिल्म संजू बनाई, जिसमें उनकी जिंदगी को गहराई से दिखाया गया। इस फिल्म में दावा किया गया कि संजय के 308 गर्लफ्रेंड्स थे। संजू फिल्म ने संजय दत्त को दुनिया के सामने वैसा ही रख दिया जैसा कि वे थे। इसलिए ये फिल्म जबरदस्त हिट साबित होती है। इस बीच अगस्त 2020 में संजय को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। संजय को एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। यहाँ जांच में पता चला कि उन्हें फेफड़ों का स्टेज 4 कैंसर है। ये सुनकर संजय सदमे में आ जाते हैं। कैंसर वो बीमारी थी जो पहले ही उनकी मां नरगिस और पहली पत्नी ऋचा शर्मा की जान ले चुकी थी। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद संजय ने बीमारी से लड़ने का फैसला ले लिया। उनका मानना था कि अगर वे टूट जाते हैं तो उनका परिवार भी टूट जाएगा। वे ऐसा नहीं होने दे सकते। डायरेक्टर राकेश रोशन के सुझाव पर संजय ने डॉक्टर सेवांती लिमाये से इलाज करवाना शुरू कर दिया। उनके छाती में एक पाइप लगाया गया। डॉक्टर शिवांती लिमाये ने बाद में बताया कि
सीमोथेरेपी के बाद भी संजय रोजाना 2 घंटे वर्कआउट करते थे। संजय की ये फाइटिंग स्पिरिट बहुत काम आती है और कुछ ही महीनों में वे ठीक हो गए। संजय दत्त की कहानी में शोहरत, दौलत, नशा, अपराध, सजा और कमबैक सब है। दूसरा सच ये भी है कि संजय अपने जिंदगी में बड़ी ट्रेजेडीज का सामना किया, जिसके कारण उनसे सहानुभूति होना स्वाभाविक है। संजय दत्त की कहानी ये दिखाती है कि जिंदगी में गिरने के बाद भी उठा जा सकता है। संजय दत्त के ऊपर ये हमारा दूसरा और फाइनल एपिसोड था। पहला एपिसोड मैंने पहले ही चैनल पर डाल दिया है। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।